हमने एक तो सिलेबस समझा था क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फाइनल अकाउंट के बाद हमने क्या देखा था, फॉर्मेट देख लिया था सर, और इसको हमने एक बना के भी देख लिया था, इसके नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग P&L। ये नोट्स थे लाइबिलिटी के और ये नोट्स थे आपके एसेट्स के, और साथ के साथ आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और नोट्स भी यहीं बना लिया। और हमने किया था कुछ इसी से रिलेटेड पॉइंट डिस्कशन। एक सवाल जो हमने किया था और आपने भी क्लास में किया था, इससे सिर्फ आइडिया लगाता है कौन सा आइटम को कहां लेके जाना है, इंक्लूडिंग नोट्स। आज हम सवाल करने वाले हैं जो कि इनफैक्ट आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। जो बच्चे पूछे थे 10 ईयर अवेलेबल हो मतलब रेडी हो चुका है, मैं भी दिखा दूंगा। ये आपका उसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं पहले। लेकिन उससे पहले ना, फाइनल अकाउंट को करने से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट समझ लेना चाहिए। अब जितने बच्चे भी नए ज्वाइनिंग हैं उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से क्लास देखिए और इस चैप्टर में आप कंटिन्यू हो सकते हैं। और जो प्रीवियस चैप्टर है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिला हुआ है सीक्वेंस से, और उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। दोनों चीजें मैंने बता दिया है। अगर जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास ले रहे होंगे तो आज वाली क्लास समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वो भी आप जुड़े रह सकते हैं, लेकिन पुरानी क्लासेस भी देखेंगे। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। आज नोटिफिकेशन के लिए मैं ये कहूंगा शेड्यूलिंग हम लगा रहे हैं पहले, और अभी मैंने 6 बजे की क्लास की हुई है ऑल्दो, तो 6 बजे की क्लास ले रहा हूं। आज 6 से जो भी टाइम आगे चलता है, पहले कमिटमेंट करते हैं तो पूरा नहीं होता, अब आगे देखते हैं कहां तक खींच पाते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो चलिए सर देखो सबसे पहले आप समझना बातों को। फाइनल अकाउंट कह लो या कह लो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट कह लो या कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात एक ही है। अगर मैं अकाउंट्स के प्रोसेस की बात करूं ना, प्रोसेस ऑफ अकाउंट, ध्यान देना, अगर मैं प्रोसेस ऑफ अकाउंट की बात करूं, प्रोसेस ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट्स के अगर मैं प्रोसेस की अकाउंटिंग की कैसे जाती है, उस प्रोसेस से रिलेटेड समझ लेते हैं कैसे करते हैं सर अकाउंटिंग, है ना। अकाउंट्स करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का मतलब सर, यानी जो काम किया है वो होना चाहिए। जैसे ही आपके पास ट्रांजैक्शन आया, आप उसे कर देते हो जर्नल, जर्नल के फॉर्मेट में ले जाते हो। जैसे ही आपने जर्नल किया सर, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे लेजर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हमने लेजर में कन्वर्ट कर दिया, देन हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट बनता है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट का मतलब हम ये मान लेते हैं लगभग लगभग कि हमारा ये सारा प्रोसेस एकदम ठीक चला है। अगर हमारी गलती किसी भी प्रोसेस में रहती है तो उस वजह से हमारा ये वाला सिस्टमेटिक जो हमारा रूल है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा ही नहीं कभी। पहली बात, समझ रहे हैं बात को आप यहां तक। तो ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग का एक प्रोसेस। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है सर? ट्रायल बैलेंस बनाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप सभी ने पहले देखा भी होगा और आपने बनाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, सिर्फ देखा ही है। और ये बातें जो ट्रायल बैलेंस वाली मैं बात कर रहा हूं, ये चीजें आपको 11वीं क्लास के अंदर सिखा दिया जाता है। कुछ ऐसा ट्रायल बैलेंस होता है, और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। ऊपर लिखा होता है ट्रायल बैलेंस, और मैंने मान लो यहां लिख लिया पर्टिकुलर, और यहां पे आपकी डिटेल लिखी होती है, जैसे 1 2 3। सपोज कैपिटल है तो यहां कैपिटल लिखा होगा,
कैपिटल 5 लाख का है तो देन 5 लाख लिखा होगा। अगर एसेट है, एसेट्स लिखा होगा। 4 लाख का है तो 4 लाख लिखा होगा। कैश का बैलेंस है तो कैश का लिखा होगा। 1 लाख है तो 1 लाख लिखा होगा। इस तरीके से हमारा इसका टोटल 5 लाख रुपए और इसका भी टोटल 5 लाख रुपए, ये टोटल हमेशा मैच हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना कंफर्म हो गया, मतलब कि ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक है। और ये सर, ये ट्रायल बैलेंस बनता किसकी मदद से? ये ट्रायल बैलेंस ऑलवेज बनता है लेजर की मदद से, यानी इस लेजर की मदद से बनाया जाता है। सर लेजर किसकी मदद से बनता है? लेजर ऑलवेज बनता है जर्नल की मदद से। और जर्नल यानी ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। एक बार बताइए वॉइस आ रही है नहीं आ रही? सभी बच्चे बता दें। नहीं तो फिर मैं यहां से इंक्रीज करूं। एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं है? सर आ रही, ओके ठीक है। नहीं तो मैं यहां से अगर इंक्रीज करता हूं ना, कई बार वॉइस क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैं मीडियम रखता हूं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस, इतनी कहानी जितनी भी मैंने आपको आज बताया है इस डिस्कशन में, जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है कॉमर्स वाले बच्चे के लिए। हाँ, आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों के लिए हो सकता है बिल्कुल नई बात है। तो सर ये सारी बातें आपको पता है और आपने 11वीं क्लास के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर और 12वीं क्लास में भी कई बार किया हुआ है। अब मुद्दे की बात आती है कि अब हम इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हमें एक अकाउंट तैयार करना होता है। सर इतनी हमने क्यों अपनी मतलब दिमाग लगाया, ये करो वो करो, ताकि हम इसकी मदद से बना पाए अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और ताकि इसकी मदद से हम बना पाए अपना बैलेंस शीट। क्योंकि अकाउंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं फाइनल अकाउंट को। तो हम एक ही मुद्दा रहता है कि हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालें और करेक्ट बैलेंस शीट बना पाए। इसलिए हमने इतनी ज्यादा यहाँ पे जितना भी ये इतनी कहानी और इतने पापड़ जो मैंने बेले हैं, वो इसलिए बेले हैं ताकि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तक। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपका गलत आ जाए तो आपकी इतनी मेहनत पे क्या हो गया? पानी फिर गया सर। अगर मैं बोलूं कि सर ये जो भी निकाला है आपने गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो सारी कहानी, इतनी मेहनत में दिक्कत हो गई करने में, क्या फायदा हुआ? तो ये गलत हो सकता है मे बी, क्योंकि अगर आपका ये चीजें गलत है तो डेफिनेटली ये चीजें भी गलत आएगी निकल के। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं ना, तो भी हमारा मैच हो जाएगा। जैसे मैं एक मजे की बात बताऊं ना, मैंने 1 लाख रुपए का उधार माल खरीदा था, जो मैं ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गया, जर्नल भी करना भूल गया, लेजर भी करना भूल गया। तो 1 लाख का उधार माल खरीदा था, तो उसको मैं नीचे नोट में लिखूंगा कि मैंने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज ₹1 लाख, ये नीचे नोट में दिया, ताकि जब हम अपना नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाएं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें। अगर ये बातें जो कि हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना भूल गए हैं और बाद में हमें ये बातें लिखी हुई मिलती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके इंपैक्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट ऑलरेडी कर दिया है। तो सर ये वाले जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये क्या सर इसे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा हमने? जी हाँ, इसको हमने कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा। तो सर इसका मतलब इस जो भी पॉइंट को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, हमेशा 2 जगह लेके जाएंगे, एक डेबिट में लेके जाएंगे और एक कहां लेके जाएंगे? क्रेडिट में लेके जाएंगे। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर नोट में लिखा होता है, इसका मतलब हम इसको एक बहुत ही अच्छा सा नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट। इसको क्या नाम दे देते हैं हम? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो चीजें हम ट्रायल बैलेंस के अंदर या पहले किसी जो हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वहां पे हम करना भूल गए थे और बाद में अचानक से याद आया, उसको नीचे पॉइंट बना के लिख दिया, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट की हमेशा डबल एंट्री होगी, क्योंकि अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, इसको मैंने आज से पहले कहीं लिखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो डेबिट और कहीं ना कहीं क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें इस ट्रायल बैलेंस हमें ऑलवेज गिवन होगा और इसके साथ कुछ पॉइंट भी गिवन होंगे, जैसे पॉइंट 3, जैसे मैंने लिख दिया सपोज क्लोजिंग स्टॉक, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे मान लेते हैं डेप्रीशिएशन। तो बहुत सारे पॉइंट आपके यहां पे लिखे होते हैं। सभी बच्चे अवेयर हैं कि
इस तरीके के आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं सोल प्रोप्राइटर के, तो ये हमारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो हमें पहले जो एडजस्टमेंट हमने किया था वो एज पर द ओल्ड फॉर्मेट बैलेंस शीट के हिसाब से देखा था, कि मैंने बोला आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, आपने बोला सिंपल लाइबिलिटी में जाएगा और एक एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, यही सीखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा सर, ट्रेडिंग में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन अब ना तो ट्रेडिंग है और ना ही बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट है तो, लेकिन वो क्या है, पूरा कैटेगराइज। तो अब जो मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा कि एग्जैक्ट कहां पे जाएगा उसके हिसाब से बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको एडजस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं दिखा भी देता हूं, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको ये सवाल करा दूं, और दैट इज, आपको देखो डेबिट और क्रेडिट क्या गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल 10 इंफॉर्मेशन गिवन है। और ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको आप क्या नाम दोगे, ये क्या है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस। और जो नीचे इंफॉर्मेशन है क्या गिवन है हमें, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, जो कि हम सीख रहे हैं। तो इस एडजस्टमेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, किस जगह पे माइनस किया जाएगा, किस जगह पे प्लस किया जाएगा, पहले उसके हम कुछ 10-12 जो भी नोट बनते हैं मेन मेन, वो नोट बना लेंगे। उस नोट को बनाने के बाद फिर हम इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे इसको करने के, ठीक है ना। तो चलिए आइए मेरे साथ, यहां तक आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं हम आगे सर नोट बनाने के लिए, यानी सर एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हम पहले। और ये एडजस्टमेंट आपको भी मैं कहूंगा एक ही जगह रखें ताकि आगे दिक्कत ना हो। एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट नंबर मैं 1 लिखने जा रहा हूं। सर सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखने जा रहा हूं। यह है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, जिसको क्लोजिंग स्टॉक के दूसरे शब्दों में आप इन्वेंट्री भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो आप, इन्वेंट्री। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो ये दो जगह हमें देखने को मिल सकता है सवाल के अंदर, सवाल में दो जगह, और इसको अगर दो जगह देखने को मिला तो किस तरीके से टेकल करना है ये भी पता होना चाहिए आपको। या तो ये आपको गिवन हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो सकता है, या फिर आपको ये गिवन हो सकता है कहां, एडजस्टमेंट में। सर मतलब क्या हुआ इसका, मतलब बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो। अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं, अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सी बात होती है और एडजस्टमेंट में कौन सी बात होती है ये दिखा देते हैं। अगर मैं बात करूं, कभी ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर देखने को मिले, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक कहां देखने को मिले, बाहर। जैसे कि यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर देखने को मिल रहा है, बाहर देखने को मिल रहा है, तो दैट इज एडजस्टमेंट में गिवन है। और अंदर गिवन है तो ये गिवन है। हमेशा लाइफ में याद रखना, जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री आएगा तो हम इसका कभी भी कुछ नहीं करते, इसको हम सिर्फ ओनली ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर या तो बैलेंस शीट में करते हैं या पीएनएल में करते हैं, दैट इज मतलब इसको यहां से उठा के या तो बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और पीएनएल का आइटम है तो पीएनएल में ले जाएंगे। तो इसका मतलब इसका एक ही एंट्री होगा, वन एंट्री की बात करें हम, सिंगल एंट्री, ओनली वन एंट्री। लेकिन एडजस्टमेंट तो पहले, आज से पहले किया ही नहीं था, तो इसकी कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, हमें दो एंट्री करनी पड़ेगी। इधर वो पीएनएल में जा सकता है, लाइबिलिटी में जा सकता है, एसेट्स, कुछ नहीं पता, वो सिचुएशन क्या डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहीं पे मैंने क्या बोला सर, अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो कितनी एंट्री होगी, अब आपको पता चल गया होगा सर। अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो वेरी क्लियर, तो कितनी एंट्री होंगी यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन हुआ, तो सर दो एंट्री होने वाली है एडजस्टमेंट में गिवन हुआ। कहां कहां एडजस्टमेंट में गिवन हुआ दो एंट्री होगा, क्योंकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता था, अब तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अब बैलेंस शीट है। तो एक तो चला जाएगा हमारा कहां पे सर, बैलेंस शीट के अंदर, एक तो बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, और एक चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है ना। एक चला जाएगा बैलेंस शीट में और एक चला जाएगा प्रॉफिट स्टेटमेंट। और यकीन मानिएगा ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा, सारे एडजस्टमेंट को हम यहां कर लेंगे, और ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बस थोड़े से हैं वो सीख लेंगे। सर बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा मैं सारी बातें लिखूंगा यहां पे, ये चला जाएगा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में जाएगा, और करंट एसेट्स के अंदर आगे सेक्शन आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करंट एसेट्स में जाएगा, और आगे सेक्शन क्या आता है हमारा, इन्वेंट्री आता है। लेकिन सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ तो कहां जाएगा, ये जाएगा हमारा चेंज इन इन्वेंट्री।
ये चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा। लेकिन सर अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही हुआ तो क्या करेंगे आप? सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हुआ तो क्या करेंगे आप? तो वेरी सिंपल, ट्रायल बैलेंस में हुआ तो एक ही एंट्री होगा, सिर्फ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में भी कहां चला जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स के इन्वेंट्री सेक्शन में। समझ में आई बात आपको? यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मैंने अभी समझाया आपको सर, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसकी दो एंट्री नहीं करनी, उसकी तो बस ट्रांसफर एंट्री करनी होती, तो एक ही जगह गया। और एडजस्टमेंट में है तो कितनी जगह चला गया? सेम जगह चले गया। आगे देखते हैं सर। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जो क्लोजिंग स्टॉक को गवर्न करता है ना, क्लोजिंग स्टॉक को या किसी भी स्टॉक को गवर्न करता है, वो AS2 करता है। तो AS2 हमें कुछ ज्ञान देता है, कुछ शिक्षा देता है। AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो कहता है कि भैया अगर आपको कभी भी आपके स्टॉक की वैल्यू 2 नजर आए, स्टॉक की वैल्यू 2 नजर का मतलब आपने खरीदा है वो अलग एक वैल्यू है, लेकिन उसको मार्केट में अगर वैल्यूएशन लगाया जाए तो उसकी वैल्यू एक अलग है, तो आपको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में विच एवर इज लोअर होगा उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि जितने का खरीदा है आपने या फिर ना कि जितने का मार्केट वैल्यू है। तो नोट सेक्शन यहां मैं डालने जा रहा हूं सर। क्या नोट है? नोट की अगर बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक को लेके नोट, व्हेन मार्केट वैल्यू, और इसी को रियलाइजेबल वैल्यू भी बोल देते हैं। जब मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस बोल दो, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस बोथ आर गिवन, जब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस बोथ आर गिवन, देन वी विल बी टेकन, हम कौन सा लेंगे सर? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। जब दो वैल्यू दे दे तो हमें कौन सा वैल्यू चुनना चाहिए सर? विच एवर इज लोअर वैल्यू को हमें चुन लेना चाहिए, जो बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है सर, इस समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मैं CS लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, और इस 50,000 के मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं मार्केट प्राइस जो है उसका है 40,000। तो हमें अब एडजस्टमेंट में तो दो जगह दिखाना है, लेकिन 50,000 लेके चले या 40,000, तो विच एवर इज लोअर का मतलब जो दोनों में से कम है। तो हेयर आंसर जो हम अमाउंट लेके चलेंगे दैट इज 40,000। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरा 50,000 है, बट इसी का सेम का मार्केट प्राइस जो है मेरा वो कितना है सर? 60,000। तो अब बताइए हम आंसर में क्या लेके चले, कौन सा अमाउंट लेके चले? तो दैट इज आपका जवाब होगा सर अब 50,000 लेके चलना होगा आपको। अब चलना होगा आपको 50,000 रुपीज लेके। पहला एडजस्टमेंट हमने डन कर लिया, इसे सेपरेट, एकदम सेपरेट लेके चलिएगा, मिक्स मत करिएगा क्वेश्चन के बीच में, क्योंकि मैं पहले सारे एडजस्टमेंट कराने वाला हूं, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। तो पहला एडजस्टमेंट हमने डन कर लिया। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो बताइए। मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बहुत पहले भी हमने ये करा हुआ है, कई बार करा है, एक बार नहीं किया हुआ है। ठीक है ना? चलिए सर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग और मैं बात करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, और इसके कई नाम है। आउटस्टैंडिंग को हम एरियर भी बोलते हैं, या फिर हम इसको अनपेड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ड्यू भी बोलते हैं, या फिर हम पेबल भी बोलते हैं। तो देखिए कितने सारे नाम है इस आउटस्टैंडिंग के, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर जगह जगह बोले जाते हैं, जो कि मैंने लिखा है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग के इतने सारे नाम हैं। अब अगेन मैं कहूंगा इसके अंदर सर आपको आउटस्टैंडिंग दो जगह देखने को मिल सकता है।
पॉसिबल है कि आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिले अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ये भी पॉसिबल है कि आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिले कहां, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सॉरी एडजस्टमेंट के अंदर। दो जगह की बात करें तो या तो देखने को मिल सकता है आपको कहां सर, ट्रायल बैलेंस में, या फिर आपको देखने को मिल सकता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट या ट्रायल बैलेंस या सर एडजस्टमेंट। सर अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इसकी एंट्री कहां होगी? सर अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो इसको हम ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे सर? अदर करंट लाइबिलिटी में, सीधा। इसका कोई ऐसा नहीं है, या तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, अदर करंट लाइबिलिटी जो है वो आपको याद होना चाहिए कहां जाता है, करंट। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग गिवन हो तो आप समझ में आया कैसे करेंगे इसको, करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आपको लिखना है इसको, ठीक है ना, करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में। लेकिन एडजस्टमेंट हुआ तो अगेन आपको पता है कितनी एंट्री करनी है एडजस्टमेंट के केस में? सर 2 एंट्री करनी है। सर 2 एंट्री कहां जाएगी? एक तो एज इट इज हमारा सेम आ जाएगा जो हमने ये लिखा हुआ है सर, एक तो सेम, सर दूसरा ये चला जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा इन एक्सपेंस, ऐड हो जाएगा इन एक्सपेंस। सर कौन से एक्सपेंस में ऐड होगा? जिससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ऐड हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट हुआ तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ऐड होगा, अगर वेजेस हुआ तो एम्प्लॉय कॉस्ट में एडिट होगा, अगर जर्नल एक्सपेंस हुआ तो अदर एक्सपेंस में एडिट होगा। यानी जिस एक्सपेंस से रिलेटेड है वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा, जाके सीधा एडिट हो जाएगा ये। तो ये क्या था हमारा आउटस्टैंडिंग। लेकिन कई बार सवाल आपको प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जैसे कि आपको ना कई बार यहां पे कुछ लोन के ऊपर कई बार बात करता है, लोन की बाद में बात कर लेंगे, पहले यहां तक देखिए, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, ये क्लियर है? किसी को डाउट? यानी मैं दोनों सेक्शन लेके चल रहा हूं। अगर ऐसे ट्रायल में हुआ, ट्रायल का मतलब क्या कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर हुआ तो सीधा आप जाना है करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में लिख देना। लेकिन एडजस्टमेंट हुआ तब तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। थर्ड एडजस्टमेंट आ जाते हैं। हिडन एडजस्टमेंट, या हिडन को एक साथ लेंगे। प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अगर मैं बोलूं प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड तो आपको अच्छे से पता सर ये एसेट होता है, ठीक है सर। अगेन ये 2 जगह देखने को मिल सकता है। कहां कहां देखने को मिल सकता है? 2 जगह। एक तो ट्रायल बैलेंस में देखने को मिल सकता है, और सर कहां देखने को मिलेगा? और सर बैलेंस शीट में देखने को मिल सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में हो सकता है। ट्रायल बैलेंस को शॉर्टकट में मैं टीबी लिख देता हूं, और एडजस्टमेंट को मैं शॉर्टकट में एडीजे लिख देता हूं, ठीक है ना? एडजस्टमेंट में देखने को मिल सकता है, ट्रायल बैलेंस में देखने को मिल सकता है। चलिए सर, अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो कहां जाएगा, और ट्रायल बैलेंस की बात करें कहां जाएगा? पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं सर। अगर एडजस्टमेंट में गया तो 2 एंट्री। सर 2 एंट्री कहां कहां? नंबर 1
प्रीपेड है ये सर, तो ये एक तो चला जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। एक मैं छोटा सा बैक करना चाह रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा नहीं, मैंने बस कह दिया कि ऐड हो जाएगा अदर एक्सपेंस में, लेकिन सर वेयर इज अदर एक्सपेंस? अदर एक्सपेंस इन द, कहां पे? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं ये थोड़ा बताना भूल गया था, तो मैं यहां पे करेक्ट कर देता हूं, फिर वापस आ जाएंगे, यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस में। ठीक है आगे चलते हैं सर, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा सर? ये खर्चा लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेंस, लेस हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेंस। सर लेस हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेंस का मतलब क्या है? अगर आपका प्रीपेड हुआ सैलरी तो एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो है। अगर इंटरेस्ट हुआ तो फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। अगर आपका मान लेते हैं कोई और अदर एक्सपेंस हुआ, जैसे रेंट हुआ, तो कहां चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में। तो जिसका जो जगह है वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरा चले जाएगा ये बैलेंस शीट के अंदर। कहां चला जाएगा ये? बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में क्या होगा इसके साथ? बैलेंस शीट के अंदर ये आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स में जाएगा, करंट एसेट में जाएगा। सर करंट एसेट्स के कहां जाएगा ये? करंट एसेट्स के अंदर एक सेक्शन होता है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, वहां चला जाएगा अदर करंट एसेट्स। ये जी शायद एफ या जी के आसपास बनता है हमारा, तो ये रहेगा। लेकिन सर अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ एक ही जगह जाता है सर। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो ना तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग सोच के हम कर देंगे। मतलब सर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो सिर्फ और सिर्फ जाएगा वो करंट एसेट्स अदर बैलेंस शीट। पहले देखिए कोई डाउट? ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो उसको एसेट्स मान के हम खत्म करेंगे। क्लियर है यहां तक?